अभी पढ़ेंगे करेंट अफेयर @365 न्यूज। चलिए क्या है इसमें देख लेते हैं। आगे है, यह विधेयक जो है ना 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। यह अधिनियम भारत में वक्फ संपत्ति को नियंत्रित करता है। इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति का वक्फ कहलाती है। विधेयक में प्रमुख प्रावधान क्या है, इसके बारे में जानेंगे। विधेयक में वर्तमान अधिनियम का नाम बदल करके संयुक्त वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 कर दिया गया। विधेयक में कहा गया कि कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ घोषित कर सकता है। विधेयक में कहा गया कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रह जाएगी। अनिश्चितता की स्थिति में उसे क्षेत्र का जिला कलेक्टर स्वामित्व निर्धारित करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। आगे पॉइंट है, यह विधेयक उस प्रावधान को हटा देता है जो वक्फ बोर्ड को यह जांचने और निर्धारण करने का अधिकार देता है कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। पहले वक्फ का संरक्षण करने के लिए सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान था, लेकिन अब यह विधेयक कलेक्टरों को सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। संबंधित सर्वेक्षण राजस्व कानूनों के अनुसार किए जाएंगे। विधेयक में प्रावधान है कि केंद्र वक्फ परिषद में 2 सदस्य और गैर मुस्लिम होनी चाहिए। अधिनियम के अनुसार परिषद में नियुक्त सांसद, पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्ति मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। मुस्लिम सदस्य में से 2 महिलाएं होनी चाहिए। आगे पॉइंट है कि वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी और पिछड़े मुस्लिम वर्गों में कम से कम 1 सदस्य होना जरूरी है। इसमें बोहरा और अफ़गानी समुदायों में भी एक सदस्य होना चाहिए अगर उनके पास राज्य में वक्फ है तो। विधेयक में ट्रिब्यूनल के निर्णयों को अंतिम मानने वाले प्रावधानों को छोड़ दिया गया है। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। विधेयक केंद्र को निम्नलिखित में से संबंध में निम्न नियम बनाने का अधिकार देता है: पंजीकरण, वक्फ के खातों का प्रकाशन और वक्फ बोर्ड की कार्रवाई का प्रकाशन। विधेयक केंद्र सरकार को कैग, सीएजी या किसी नामित अधिकारी से वक्फ के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार देता है। नोटेड पॉइंट है कि वक्फ बोर्ड के पास सशस्त्र बलों यानी कि सेना और भारतीय रेलवे के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्वामित्व है। इस विधेयक की समीक्षा के लिए जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। आगे चलते हैं। आगे की भारतीय दंड संहिता, आगे जानेंगे भारतीय न्याय संहिता। पहले इधर जान लेते हैं। आईपीसी या सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुधार। गृह मंत्रालय ने 2020 में आपराधिक कानून की 3 संहिताओं की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय यानी कि NLU दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रणवीर सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। भारतीय न्यायिक संहिता 2023, आगे की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया। यह क्रमशः भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC 1860 दंड प्रक्रिया सहित 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। अब आगे की भारतीय न्याय संहिता BNS क्या है, इसके बारे में जानेंगे। 2023 में भारतीय दंड संहिता का मसौदा 1834 में थॉमस बेविंगटन मैकाले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। यह संहिता जनवरी 1860 में लागू हुई। IPC 1860 में 23 अध्याय 511 धाराएं थीं, जिनमें से BNS 2023 में 20 अध्यायों और 358 धाराओं को समायोजित किया गया। अब जानेंगे विषय और IPC और BNS क्या है। जैसे कि हत्या था धारा 300, IPC था धारा
300 में, और BNS में हो जाएगा 101। हत्या के लिए सजा करे छे, हत्या के खातिर सजा मिलेगा धारा 302 के तहत और BNS के तहत 103 के तहत। हत्या के लिए आजीवन कारावास सजा हो जाएगा धारा IPC 303 और BNS हो जाएगा 104। बलात्कार के धारा 375 में और IPC में मिलेगा 63 में। बलात्कार के लिए सजा बलात्कार है, इसमें सजा मिलेगा 376 और धारा होगा 64। दहेज हत्या ये IPC में आ जाएगा 304B में और BNS में आ जाएगा 80 धारा 80 में। मानवी तस्करी में आ जाएगा, मानव तस्करी में आ जाएगा IPC 370 और धारा हो जाएगा 143। 370 धारा IPC में और BNS में आ जाएगा 143। चोरी के लिए सजा हो जाएगा धारा 379 और BNS में आ जाएगा 303 के 2। नए प्रावधानों में जोड़ना धारा 48 भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर उस्काना। धारा 48 भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर से उस्काना। धारा 79 बलपूर्ण तरीके आदि का उपयोग करके यौन संबंध बनाना। धारा 69 हो जाएगा। धारा 95 किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना या उसे शामिल करना। धारा 111 असंगठित अपराध और धारा 112 छोटी छोटी संगठित अपराध के लिए। धारा 113 आतंकवादी कृत। धारा अब आ गया आपका धारा धारा 152 भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य। धारा 226 वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास। धारा 304 छीनना या स्नैचिंग करना। प्रमुख विलोपन और प्राकृतिक यौन अपराध व्यभिचारी और ठग आदि से संबंधित है। आगे चलते हैं। अब आगे आपका BNSS में 531 धाराएं हैं। XXXIX अध्याय है, जबकि CRPC में 484 क्या है धाराएं और 309 जो है अध्याय है उसमें BNSS में, और इसमें हो जाएगा IRPC में 307 अध्याय थे। आगे चलते हैं। आगे के नए प्रावधानों को शामिल करना। धारा 86 घोषित व्यक्ति की संपत्ति को पहचाने कुर्की। धारा 105 ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग। धारा 107 संपत्ति की कुर्की जब्ती का वापसी। धारा 172 पुलिस के वैध निर्देशक का पालन करने के लिए बाध्य व्यक्ति। धारा 376 कुल मामलों में लोक सेवकों विशेषज्ञों पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य। धारा 356 घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच परीक्षण या निर्णय। धारा 398 गवाह संरक्षण योजना। धारा 472 मृत्युदंड के मामले में दिया गया याचिका। धारा 472 धारा 503 इलेक्ट्रॉनिक मोड में परीक्षण और कार्रवाई की जाएगी। BNSS की मुख्य प्रमुख विशेषताएं FIR फास्ट रिपोर्ट इन्वेस्ट रिपोर्ट हो जाएगा। ये कहता है कि FRI किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध का क्षेत्र कुछ भी हो। इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। प्रारंभिक जांच 14 दिनों में पूरी होनी चाहिए। बयानों का रिकॉर्डिंग बलात्कार पीड़िता या बयान उसके घर पर दर्ज किया जाएगा। ऐसे बयान मोबाइल फ़ोन संगीता ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से भी दर्ज किया जाएगा। यौन उत्पीड़न की पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी का होना आवश्यक है। 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी पुरुष या किसी भी महिला, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति या गंभीर बीमारी से पीड़ित किसी व्यक्ति को बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास में दंडनीय अपराधों में गवाह के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बयान दर्ज करना होगा। अब गिरफ्तारी कैसे होगा? 3 वर्ष से कम कारावास की सज़ा वाले अपराधी में DSP की अनुमति के बिना वृद्ध या अशक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। गिरफ्तारी व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखने और उसे डिजिटल मोड में प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। शुरुआती 15 दिनों के बाद भी पुलिस रिमांड पर लिया जा सकता है। आरोपी की रिमांड BNSS के तहत मांगी जा सकती है।
उन मामलों में गिरफ्तारी के पहले 40 दिनों के भीतर जहां अपराध 10 वर्ष से कम कारावास के लिए दंडनीय है। उन मामलों में गिरफ्तारी के पहले 60 दिनों के भीतर जहां अपराध 10 वर्ष से अधिक कारावास के लिए दंडनीय है। बीएनएस और पीओसीएसओ के तहत जो है ना पॉस्को के तहत कुछ यौन अपराध मामलों में जांच जो है सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीना के भीतर पूरी की जाएगी। आगे है आपका आगे की इस नए अधिनियम में धारा 170 धाराएं, जबकि पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 166 धाराएं थी। यह किसी भी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, जिसमें सैन्य न्यायालय भी शामिल है, लेकिन किसी भी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हलफनामों या मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई पर लागू नहीं होता। अब आगे है प्रावधान। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड के लिए एक नई धारा 61 जोड़ी गई है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें पारंपरिक दस्तावेज साक्ष्य के बराबर कानूनी वैधता प्राप्त होती है। द्वितीय साक्ष्य इनमें निम्नलिखित को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है। यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा मूल से बनाई गई प्रतिलिपियाँ, दस्तावेजों के समकक्षकों से बनाई गई प्रतिलिपियाँ, इसे देखने वाले गवाह द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज की सामग्री के मौखिक विवरण है। आगे है आपका नोटेड पॉइंट। दस्तावेज की सटीक परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं। डीएनए साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान है। आपको पता है कि 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन, इसके बारे में जानेंगे। एससीओ राष्ट्रीय परिषद की 24वीं बैठक 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की अध्यक्षता में अस्ताना में आयोजित की गई। एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 नया सदस्य देश बेलारूस एससीओ का 10वां सदस्य बना है। अस्थाना घोषणा। अस्थाना में 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन में अस्थाना घोषणा को अपनाया गया है। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, वित्त और सूचना सुरक्षा पर 25 रणनीतिक समझौतों को मंजूरी दी गई है। 2025-27 के लिए आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग कार्यक्रम है। 2024 से 29 के लिए मादक पदार्थों की विरोधी रणनीति है। 2035 तक एससीओ विकास रणनीति को अपनाया गया है। 2030 तक ऊर्जा सहयोग के लिए रणनीतियाँ हैं। आगे चीन के किंगदाओ शहरों में 2024-25 के लिए एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। आगे की संघाई सहयोग संगठन एससीओ, इसके बारे में जानेंगे। एससीओ का मूल 1996 में गठित किया गया था। संघाई 5 में नीति है, जिसमें रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान शामिल है। 15 जून 2001 को संघाई में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में एससीओ की स्थापना की गई। इसमें छठे सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान को भी शामिल किया गया है। सचिवालय है बीजिंग में। आगे की इस समूह का विस्तार 2017 में किया गया, जबकि भारत एवं पाकिस्तान इसके सदस्य बने थे। ईरान 2023 में समूह में शामिल हुआ है। बेलारूस 10वां एवं सबसे नया सदस्य है बेलारूस। आगे रुद्रम-1 मिसाइल क्या है, इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में भारत में अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 का सफल परीक्षण किया है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था 1958। डीआरडीओ फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया है। समीर वी कामत हैं अभी ना डीआरडीओ का अध्यक्ष। आगे चलते हैं समीर वी कामत। आगे है कि मुख्य विशेषता क्या है। यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे हवा से सतह पर मार करने के लिए विकसित किया गया है। किसको? रुद्रम-1 को। आगे चलते हैं। इसमें इंटरनल नेविगेशन सिस्टम यानी कि आईएनएस, जीपीएस नेविगेशन और अंतिम हमले के लिए एक निष्क्रिय होमिंग हेड की सुविधा है, जिससे यह विकिरण उत्सर्जन वाले लक्ष्यों पर सटीकता से प्रहार कर सकता है। मिसाइल को 500 मीटर से लेकर के 15 किलोमीटर तक की अलग अलग ऊंचाइयों से प्रेरित किया जा सकता है। आगे चलते हैं। आगे आपका सार्वजनिक नागरिक संहिता क्या है, यूसीसी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री ने 18वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बार बार विचार किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे देश
को धर्म के आधार पर विभाजित करने वाले तथा भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं जोर देकर कहता हूँ कि देश के लिए धर्मनिरपेक्ष नागरिकता संहिता की मांग करने का समय आ गया है। यूसीसी के बारे में जानें क्या है। नागरिक संहिता कहता कि समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले सभी प्रत्येक नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता या समान कानून चाहिए। वह किसी भी धर्म या जाति के हो सकते हैं। समान नागरिक संहिता जो है विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना और उत्तराधिकारी से संबंधित सभी धार्मिक समुदायों के मामले में लागू होता है। इसे राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के तहत रखा गया है। गोवा पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में, लेकिन स्वतंत्रता के पहले समान नागरिक संहिता का पालन करने वाला राज्य था। कौन? गोवा। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला देश का पहला राज्य है। समान नागरिक संहिता समर्थित सूची के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। शाह बानो मामले 1985 एवं सायरा बानो मामला 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। BN राव समिति ने एक संहिताबद्ध हिंदू कानून को सिफारिश की थी। भारत में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून के बारे में जानेंगे सब है। अब आगे है आपका हिंदू व्यक्तिगत कानून क्या है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। हिंदू शब्द में सिख, बौद्ध और जैन भी शामिल है। आगे है आगे कि लाल किले की प्राचीर में प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं राजनीतिक दलों और देश में संविधान की संविधान को समझाने वाले से आग्रह करता हूं कि वह भारत की प्रगति के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के सपनों को साकार करने के लिए आगे आए। बार बार चुनाव देश में गतिरोध पैदा करते हैं। आज हर योजना और पहल ऐसे लगता है कि वह चुनाव चक्र से प्रभावित है और हर गतिविधियां राजनीतिक विचारों से भी रंगी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी। समिति की मुख्य सिफारिशें: पैनल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। स्थानीय निकाय चुनाव भी 100 दिनों के भीतर होनी चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 324 लागू किया जाएगा। सदन में बहुमत न होने या अविश्वास प्रस्ताव होने की स्थिति में नए लोकसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। नई लोकसभा पिछली लोकसभा के कार्यकाल के बचे हुए समय तक ही काम करेगी। कहता कि जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं तो निर्वाचित विधानसभा लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक अस्तित्व में रहेगी, जब तक कि पहले भंग न कर दिया जाए। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 जो संसद के सदनों और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित है संशोधन आवश्यक है। कहता कि चुनाव आयोग राज्य पदाधिकारियों के परामर्श से एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार कर सकता है। आगे की संविधान संशोधन को कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के साथ पारित किया जाना आवश्यक होगा। कहता कि उनको लागू करने के लिए आवश्यक शर्त निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति की लोकसभा का विघटन, अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि, अनुच्छेद 174 राज्य विधानसभाओं का विघटन, अनुच्छेद 356 वैधानिक आपतित स्थितियाँ, कहता है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कई प्रावधान थे। विधि आयोग की 117वीं एवं 150वीं 255वां रिपोर्ट ऑन के समक्ष पेश किया गया। ONOE। आगे की समिति के सदस्य जैसे सुभाष कश्यप हैं, अधिवक्ता हरीश साल्वे हैं, अमित शाह, गुलाम नबी हैं, आज़ाद केएन सिंह है, संजय कोठारी हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं। अधीर रंजन चौधरी जुड़ने से इनकार कर दिया है। आगे चलते हैं। आगे आपका सार्वजनिक समीक्षा क्या है।
सार्वजनिक समीक्षा, सार्वजनिक परीक्षा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अनुसूचित संसाधनों की रोकथाम के लिए विधेयक 2024 में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार और संगठित धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है को केंद्र सरकार ने 21 जून से लागू करने के लिए अधिसूचित किया। प्रमुख प्रावधान, इसमें न्यूनतम 3 साल की जेल अवधि का प्रावधान है, जिसे बढ़ा करके 5 साल किया जा सकता है। इसमें शामिल व्यक्तियों के लिए 10 लाख तक का जुर्माना भी प्रावधान है। परीक्षा अधिकारियों या सेवा प्रदाताओं द्वारा संगठित अपराध करने पर न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी। साथ ही 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अधिनियम के तहत सभी आपराधिक, संज्ञेय और गैर जमानती है जो अपराधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। प्रयोजकता क्या है? यूपीएससी, एसएससी, आरआरबीसी, कतर की आईबीपीएस और एनटीए द्वारा आयोजित केंद्रीय भर्ती के प्रवेश परीक्षण का कवर करता है। आगे है हाइड्रोजन परियोजना, जानेंगे। हाइड्रोजन परियोजना क्या है, इसके बारे में जानेंगे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित करने हेतु हाइड्रोजन परियोजना को घोषणा किया। हाइड्रोजन थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का उच्च थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क हाइड्रोजन अंतरिक्ष में ऑप्टिकल संरचना का उपयोग करके पृथ्वी पर उपयोग के लिए विशेष कर दूरदराज के क्षेत्रों में पेटाबाइट्स डेटा रिले करने का इरादा रखता है। यह अत्यधिक उन्नत दूरसंचार क्षमता को सक्षम करने के लिए मौजूदा रेडियो आवृत्ति चैनल का पूरक होगा। हाइड्रोजन का लक्ष्य अंतरिक्ष में टेराबिट सेकेंड क्षमता पर दुनिया का पहला ऑप्टिकल मल्टी ऑर्बिट परिवहन नेटवर्क प्रदर्शित करना होता है, जो स्तरीय फाइबर आधारित नेटवर्क को अंतरिक्ष में निर्बाधित रूप से विस्तारित करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो हाइड्रोजन आकाश में फाइबर और क्लाउड से परे इंटरनेट है। अब आगे के विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वियना में आयोजित राष्ट्रीय ड्रग्स एवं आपराधिक कार्यालय द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। 2015 से 21 के दौरान विश्व अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडा और देवदार सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजाति थी। यह रिपोर्ट 2015 से 21 के दौरान 162 देशों और क्षेत्रों में अवैध व्यापार का दस्तावेजीकरण करता है, जिससे लगभग 4000 पौधे के जानवरों की प्रजातियों को प्रभावित किया है, जिसमें से 3250 CITES प्रविष्ट सूचीबद्ध है। आगे है आगे की पशु प्रजातियों का अवैध वाणिज्य व्यापार बाजार। गैंडे के सींग 29%, पेंगुइन के साल 28, हाथी दांत 15%। पादप प्रजातियों का अवैध व्यापार बाजार। देवदार 47%, शीशम 35% और अगरगुड़ 13%। आगे के विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024, 20 और 26 2024, 20 और 2016 के प्रकाशनों के बाद श्रृंखलाओं की तीसरी रिपोर्ट है। रिपोर्ट वन्यजीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजाति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन में सूचीबद्ध वन्यजीव प्रजातियों में अवैध व्यापार की प्रवृत्ति पर अद्यतन ध्यान केंद्रित करना है। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू व्हेल कौन सा? हाल ही में शोधकर्ताओं ने युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी तट पर मेक्सिको की चेतुमल खाड़ी में विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है, जिसे तामजालू होल के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य बिंदु तामजालू होल समुद्र तल से कम 1380 फीट नीचे है, जो दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन होल से भी अधिक गहरा है। 13,660 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली इस विशाल पानी के नीचे की गुफा का नाम तामजा रखा गया है, जिसका माया भाषा में अर्थ है गहरी पानी। ब्लू होल जल से उभरी ऊर्ध्वाधर गुफाएं हैं, जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके आधार सेल सूचना पत्थर, संगमरमर और जिप्सम जैसे घुलनशील पदार्थों के बने होते हैं।
ब्लू होल ऊर्ध्वाधर समुद्र गुफाएं हैं जो हिमयुग के दौरान हजारों वर्षों में हिमनदों में के बहाव द्वारा निर्मित हुई थी। आगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्कोर पिछले वर्षों की तुलना में 36.14% से 31.28% हो गया है। रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं की रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों के बीच भारत की रैंक 2023 में 161 से 224 में जो है 159 हो गई है। हालांकि यह सुधार मुख्य रूप से अन्य देशों की रैंकिंग में गिरावट के कारण हुई है। यह विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में समग्र गिरावट और पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया आउटलेट्स के राजनीतिक दमन में भारी वृद्धि को दर्शाती है। विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता में औसतन 6.6 अंक की गिरावट आई है। रैंकिंग में नॉर्वे शीर्ष पर है जबकि डेनमार्क दूसरे के स्थान पर है। भारत का स्कोर सुरक्षा संकेत को छोड़ करके बाकी सभी मामलों में खराब रहा है। इसमें दावा किया गया है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता संकट में है। भारत तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से पीछे है। भारत तुर्की और पाकिस्तान श्रीलंका से क्रमशः 158, 152 और 150वें स्थान पर है। संयुक्त संकेत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानून और सुरक्षा।